नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको भौतिक विज्ञान का ही एक पाठ पढ़ाऊंगा जो है मानव नेत्र, मनुष्य के नेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। बच्चों, हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था पिछले पाठ में। भौतिक विज्ञान, प्रकाश का परावर्तन और अन्य घटनाएं पढ़ी थी। मानव नेत्र भी एक प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है और प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करता। अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, चाहे हमारी आंखें कितनी अच्छी क्यों हो, लेकिन अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पाते। ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, तो इसलिए इसे हम एक प्रकाशिक यंत्र भी कहते हैं। ये मैंने आपको एक संरचना बनाई है मानव नेत्र की, और इसके विभिन्न भागों को मैंने इसमें दर्शाया है। मानव नेत्र के विभिन्न भाग आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन सा भाग है और उसका क्या कार्य है। तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं इसके विभिन्न भागों को और उनके कार्यों को। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो मानव नेत्र है ये एक गोले के समान है, एक गोले के जैसा है। एक गोले के जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके सबसे पहले भाग को अगर हम देखें तो उसे कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत, पटल मतलब पृष्ठ। तो बच्चों, दृढ़ पटल जो होता है वो इसका सबसे ऊपरी भाग होता है। ये इसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। ये काफी दृढ़ होता है, बाहर वाला भाग होता है। और दूसरा इसका भाग है रक्तक पटल। रक्तक पटल दृढ़ पटल के नीचे का भाग है। आपको दिख रहा होगा, मैंने निशान लगाया है, ये इसके नीचे का भाग है। दृढ़ पटल के ऊपर से दृढ़ पटल, नीचे से रक्तक पटल। ये बच्चों काले रंग का होता है। काले रंग का होने के कारण जितना प्रकाश आता है ये उसको अवशोषित कर लेता है, बाहर जाने नहीं देता। तो रक्तक पटल जान लीजिए कैसे रंग का होता है, काले रंग का होता है और प्रकाश को अवशोषित करता है। अब तीसरे भाग पर आते हैं, कार्निया। ये कार्निया नेत्र का थोड़ा सा सामने की ओर उभरा हुआ भाग होता है। मैंने लगाया इसे कार्निया को, ये बाहर की तरफ आप देख सकते हैं, ये कार्निया है। इससे प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा, प्रकाश इसी भाग से नेत्र के अंदर जाता है। इसके बाद आता है आइरिस। कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है जिसे हम आइरिस कहते हैं। ज़्यादातर ये काले रंग की होती है, लेकिन कुछ लोगों में नीली और हरे रंग की भी हमें मिलती है। आइरिस, ये कार्निया के जस्ट पीछे आइरिस है। ठीक है। ये झिल्ली पारदर्शी नहीं होती है, ये लगभग अपारदर्शी होती है। अब इसमें हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, पुतली। आइरिस के बीच में एक छोटा सा काले रंग का दिखाई देता है, एक छिद्र होता है। इसको हम पुतली या नेत्र का तारा कहते हैं। ये काला दिखाई देता है और इसका छोटा बड़ा होना भी हमें, प्रकाश के ज़्यादा होने पर ये सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, प्रकाश कम होने पर फैलकर बड़ा हो जाता है। इससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रण में किया जाता है। इसके बाद आता है नेत्र लेंस। ये पीछे की तरफ मैंने दिखाया है आपको, नेत्र लेंस है ये नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के बारे में आपने पढ़ा है, बीच से मोटा, किनारों से पतला। ये मांसपेशियों का ही बना होता है और विशेष प्रकार की मांसपेशियों द्वारा ये बीच में टंगा रहता है। उन्हें हम सिलियरी मसल्स या सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। इनसे ये टंगा हुआ है। ठीक है। इसके बाद आता है, और आगे चलते हैं, तो कांचा द्रव। लेंस के पीछे यहाँ ये सारे एक द्रव भरा होता है जिसे हम कांचा द्रव कहते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, दृष्टि पटल। ये जो बिल्कुल पीछे के भाग में आ जाते हैं
तो ये पूरा ये जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा इसको हम दृष्टि पटल कहते हैं या रेटिना कहते हैं इंग्लिश में। आप हिंदी में भी रेटिना इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ये पूरा जो है इस पूरे पे प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब आप जानते हैं उत्तल लेंस है तो इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात। तो यहाँ ये रेटिना है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु अगर ऐसे रखी है तो उसका प्रतिबिंब आपको यहाँ पर इस तरीके का नजर आएगा। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। रेटिना पर एक जगह ऐसी होती है जहाँ बनने वाला प्रतिबिंब बहुत क्लियर और साफ दिखाई देता है। आजकल बच्चे कैमरे में ब्लर्ड का यूज़ करते हैं कि एक तस्वीर बहुत साफ दिखाई देती है और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो उतना साफ दिखाई नहीं देता। तो ये ऐसा ही समझ लीजिए कि नेत्र में भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्रतिबिंब बहुत साफ बनता है, बाकी चीज़ें उतनी क्लियर दिखाई नहीं देती। उस बिंदु को हम पीत बिंदु के नाम से जानते हैं। कई बार पीत बिंदु पूछ जाता है कि नेत्र में पीत बिंदु क्या है। तो ये नेत्र में रेटिना पर एक ऐसा भाग है, एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब बहुत साफ दिखाई देता है, उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। अगला टॉपिक है अंध बिंदु, यानी जहाँ से ये जो शिराएं नेत्र से बाहर निकलती हैं, प्रकाश शिराएं जो मस्तिष्क तक जाती है और हमें समझाती है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उस जगह पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। नेत्र के इस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको नेत्र की संरचना और उसके विभिन्न भाग और उनके भागों के कार्य मैंने आपको समझाए। इस प्रकार नेत्र पर कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, बहुत कठिन नहीं है। एक बार सुनोगे और जब किताबें मिल जाएंगी तो किताबों से भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और एक बारी में ही याद हो जाएगा। वीडियो 2-3 बार देख लोगे तो फिर ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेत्र के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, कि नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है। मैंने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में आपको बताया। बच्चों, नेत्र लेंस में या नेत्र में जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस के जो प्रतिबिंब होते हैं ज़्यादातर तो छोटे, वास्तविक और उल्टे होते हैं। और नेत्र में इसकी जो स्थिति होगी वो रेटिना पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है? छोटा बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन बच्चों हमें तो उल्टा दिखाई देता नहीं है, हमें तो हमेशा सीधा दिखाई देता है। सीधी चीज़ें सीधी दिखाई दे रही है। तो ये जो मांसपेशियाँ हैं जो हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं और हमारे मस्तिष्क में कुछ इस तरह की व्यवस्था होती है जिसके कारण वो हमें सीधा दिखाई देता है। और प्रतिबिंब भी एक ऐसा होता है, वास्तविक होता है। तो बच्चों, अब हमने नेत्र में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जाना। अगली चीज़ है नेत्र लेंस की फोकस दूरी। नेत्र में जो लेंस है इसकी फोकस दूरी कितनी है? बच्चों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी निश्चित नहीं होती है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये बदलती रहती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी निश्चित नहीं होती बल्कि बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है? मैंने आपको बताया कि नेत्र लेंस कुछ मांसपेशियों के द्वारा ढका रहता है। इन मांसपेशियों को हम सिल्वरी मांसपेशियाँ कहते हैं। बच्चों, कई बार आपने देखा होगा जब हम पास की चीज़ों को देखते हैं तो हमारी आंखें झुक जाती हैं और ये जो मांसपेशियाँ हैं इन्हें आराम मिलता है और ये सिकुड़ जाती हैं, रिलैक्स में आ जाती हैं और जिससे नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी। कितनी हो जाएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि वो कम हो जाएगी। वक्रता बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाएगी। इसके बाद जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो अपनी आंखों को थोड़ा खोलते हैं, मांसपेशियाँ खिंचती हैं जिससे हमारा जो लेंस है वो पतला होगा।
उसकी वक्रता घटने लगती है। वक्रता घटेगी तो फोकस दूरी बढ़ेगी, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमारी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो हमारा नेत्र लेंस है ये सिलरई मांसपेशियों के द्वारा अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करता रहता है। तो नेत्र की जो ये क्षमता है अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की, इसको कहते हैं समंजन क्षमता। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो आप जानते हैं कि जो नेत्र है वो अपने लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर लेता है। इसी क्षमता को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और ये किसकी मदद से होता है? सिलरई मसल्स, सिलरई मांसपेशियों के द्वारा नेत्र खींचता है और सिकुड़ता है, जिसके कारण उसकी जो फोकस दूरी है वो परिवर्तित होती रहती है। और हर बार, इसीलिए हर बार प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। फोकस दूरी परिवर्तित हो जाने के कारण नेत्र का जो प्रतिबिंब है वो हमेशा एक ही जगह क्यों बन रहा है? क्योंकि फोकस दूरी परिवर्तित हो रही है। और कहाँ बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। तो दोबारा समझ लीजिए, फोकस दूरी परिवर्तित होने की वजह से जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है दृष्टि विस्तार, यानी हमारे नेत्र कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं, कम से कम हम कितने पास स्पष्ट देख सकते हैं और कितना दूर तक भी हम स्पष्ट देख पाते हैं। तो बच्चों, हमारे नेत्र का जो दृष्टि विस्तार है, जो एक स्वस्थ नेत्र है, स्वस्थ नेत्र जिसमें कोई कमी नहीं है, उसका जो निकटतम बिंदु है, निकटतम बिंदु जहां पर हम स्पष्ट देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर है, निकट बिंदु, इसे हम निकट बिंदु कहते हैं। नेत्र का निकट बिंदु जहां पर हम चीजों को स्पष्ट देख सकते हैं वो नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। और जो दूर बिंदु है, जहां तक हम दूर तक बहुत स्पष्ट देख सकते हैं, वो अनंत पर है, बहुत दूर तक का भी हम स्पष्ट देख सकते हैं अगर नेत्र हमारा स्वस्थ है। आप 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा निकट लेके जाओगे, वस्तुएं आपको दिखाई तो देंगी परंतु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। इसलिए स्पष्ट देखने के लिए नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर आपको वस्तु को रखना पड़ेगा। अगर आप 25 सेंटीमीटर से पास करके देख रहे हैं, आपको दिखती है, तो इसका मतलब आपके नेत्र स्वस्थ नहीं है। और आपको अगर दूर का दिखाई नहीं दे रहा है तो भी आपका नेत्र स्वस्थ नहीं है। ये निकट बिंदु और दूर बिंदु परिवर्तित हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके नेत्र में कमी है, आपकी दृष्टि ठीक नहीं है, आपके दृष्टि में दोष है। तो दृष्टि दोष मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा। इस कक्षा में मैं आपको बच्चों को इतना ही पढ़ाऊंगा। मन लगाकर पढ़ते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको मैंने आज बताई। शॉर्ट क्वेश्चंस इनमें से बहुत ज़्यादा निकलते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में नेत्र की संरचना और उसके विभिन्न भागों का वर्णन करने के लिए पूछ लेता है। बहुत कठिन नहीं है। 2-3 बार मेरे द्वारा दिए गए वीडियो को देखेंगे तो आपको बार बार समझ में आता रहेगा। बच्चों, अपने लक्ष्य को देखते रहिए और पढ़ाई पढ़ते रहिए। जब आपको अपना लक्ष्य दिखाई देगा तो बार बार पढ़ने का मन करेगा और हम अपने लक्ष्य के निकट पहुंचते रहेंगे। इस प्रकार अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि बहुत कीमती समय है। समय की कोई कीमत नहीं है, बहुत मूल्यवान समय होता है। इसको बचा कर रखिए, अपनी पढ़ाई में खर्च कीजिए, इधर उधर की बातों में मत लगाइए। ये जो आपका जीवन है सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य के लिए है, जो आपकी एज है, और वो है पढ़ने की। अपनी एज को पहचानिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, ज्ञान इकट्ठा कीजिए, नैतिक बातें इकट्ठी कीजिए, ईमानदार बनिए। ईमानदारी का इस समय है। अगर आप बेईमान बनेंगे तो आप बहुत पछताएंगे। जैसा कि देख रहे हैं बहुत से लोग बेईमान हो रहे हैं। कोरोना वायरस उनमें लग जाता है लेकिन वो किसी को नहीं बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं उस बेईमानी का कितना हर्जाना हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो बच्चों, आज इस क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।